तो आपने देखा कि बिलाखिर अक्सरियत की बुनियाद पर शरीफ हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर वो बिल पास करा लिया, यानी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, और ये आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब ऐसे मरहले आते रहे कि टेकर के ज़माने में, निगरान हुकूमत के ज़माने में, या फिर पीडीएम की गवर्नमेंट के ज़माने में, कि जब जुडिशरी सामने आई तहरीक इंसाफ के अरकान के हक़ में मखसूस नशिस्तों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को असम्बली में रोन दिया गया। और आज भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अक्सरियत की बुनियाद पर यह फ़ैसला दिया है। कॉमन में जो मखसूस नशिस्तें थीं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नशिस्तें दी, पार्लियामेंट ने अक्सरियत की बुनियाद पर ले ली। इसे एक नया बहरान आइनी खड़ा हो गया है कि बालादस्ती सुप्रीम कोर्ट की है या पार्लियामेंट की। वफ़ाकी वज़ीर कानून कहते हैं कि सिर्फ कानून का इख्तियार जो है बनाने का वो पार्लियामान को है, जबकि अपोजिशन यानी पीटीआई के कायद का कहना था कि पार्लियामान सुप्रीम ज़रूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। और फिर ये भी बड़ा दिलचस्प मरहला था जब बानी पीटीआई ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा जो हेलीकॉप्टर में चली गई। इस पर बहरहाल नून लीग के एक रहनुमा ने जवाब दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, ना ही बांग्लादेशी फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज है, इसमें बड़ा फ़र्क है। हमारे साथ शोएब शाहीन साहब हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ। लेकिन इससे पहले ज़रा देखें आज जो पार्लियामान में बड़ा हंगामा रहा उसमें वफाकी वज़ीर कानून किस तरह आइन की तशरीह कर रहे थे। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बैरिस्टर ने उससे फ़ायदा उठाया और कहा कि हसीना वाजिद की तरह इनका अंजाम होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, ना ही उस बांग्लादेश से इस तरह उसका क़याम अमल में आया। और फिर जो बांग्लादेश के बाली बंदों के साथ हुआ वो भी सामने। लेकिन ये आपको इल्म है कि अपोजिशन और उसकी क़यादत के साथ जब ऐसा हो तो फिर जज्बात में ऐसे अल्फाज निकल ही आते हैं। माफ़ कीजिए, हमारे साथ शोएब शाहीन साहब हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ। शोएब भाई शुक्रिया आपका। तो फिर कौमी असम्बली ने एक एक्ट के ज़रिए उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक़ में दे दिया था वापस ले लिया। अब क्या करेंगे आप शोएब शाहीन साहब? बताता हूँ इसको सर, इसको चैलेंज करेंगे। इसको देखें ना, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी, इन्होंने एक्ट में तरमीम कर दी है। रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर दिया है, जो कि लॉ रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होता। और फिर हमारे बारे में कहा कि वो जो जिस दिन कानून था उस दिन का उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। आज कानून बना के बैकडेटेड उसका इतलाक करके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करना और फ्रस्ट्रेट करके एक सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना, ये जमहूरियत आइन की तशरीह नहीं है, ना ही उसके ट्रू स्पिरिट में इंटरप्रेशन है। लेकिन ये तो है ना कि आइन साजी या कानून बनाना वो पार्लियामेंट का फ़र्ज़ है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकती है, वो कानून साजी नहीं कर सकती, ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त है ना। तो उन्होंने बहरहाल फिर ये फ़ैसला दे दिया कि पार्लियामान बालादस्त है। शोएब साहब, इनको थोड़ा स्लाइटेस्ट भी कोई अपने भले के लिए या हमें नुकसान पहुंचाने की कोई हरकत हो सकती है तो पार्लियामेंट तो रबर स्टैंप है ना। ये पार्लियामेंट तो है ही नहीं, 47 की पैदावार है, सारे ये हारे हुए लोग बैठे हुए हैं, इनकी शक्लें देखें। ये इस्लामाबाद के तीनों हल्के हों, मेरा वाला हल्का हो, ताराड़ वाला हो, ख्वाजा आसिफ वाला हो, केड़े कौन से सीटें जीते हुए हैं, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, ये सारे ज़बरदस्ती बेईमानी ढोंग है और बदमाशी के जोर पे ये सब कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। बहरहाल अब देखिएगा कि ये पिंग पोंग का खेल कब तक जारी रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था वो कौमी असम्बली में आया, कौमी असम्बली का से वो सेनेट में भी अप्रूव हो गया। अब ये दोनों फैसले फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे।
सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी तशरीह शायद ये करे और करे, लार्ज जजमेंट बनेगी, चीफ जस्टिस की सरवाई बनेगी, तो ये जो मखसूस नशिस्तें का जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि पिंग पोंग रहेगा पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में, और ग़ालिबन इस तरह हुकूमत को वाफिर वक्त मिल जाएगा वक्त गुजारने का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बहरहाल ये अपनी जगह हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के बानी तहरीक इंसाफ जिनके बारे में कहा जाता था कि जो उनका लाइफ स्टाइल है उसमें शायद वो चंद दिन भी जेल में नहीं गुजार सकें, लेकिन उन्होंने कल जेल में अपना पूरा साल मुकम्मल कर लिया। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद आपको खुशामदीद करता है। और बानी तहरीक इंसाफ ने कल यानी 5 अगस्त को जेल में 1 साल गुजार दिया। यकीनन इस दौरान उनको अदालती रिलीफ भी मिलता रहा मुख्तलिफ़ केसों में, लेकिन उसके बाद ही साथ ही फिर दर्जन भर केस कायम हो जाते थे और बड़े ग़ालिबन क्रिटिकल अंदाज में, बड़े सरकास्टिक अंदाज में ये कहा जाता था कि बानी तहरीक जो आसाइशों में पले बड़े हैं, जिनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि जेल में 4 दिन नहीं रह सकते। मैं देख रहा था कि एक इंटरव्यू में हमारे मौजूदा सदर जरदारी साहब फरमा रहे थे, लेकिन बहरहाल प्रूफ कर दिया बानी तहरीक ने कि वो जेल में 1 साल तो रह ही गए और आइंदा भी रहने के लिए तैयार हैं। और उस दौरान मैंने कहा कमोबेश बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि मैं बता सकूं, लेकिन कहते हैं कि 203 मुकदमात हैं, 4 में उन्हें सज़ाएँ भी दे दिया गई हैं। फिर बहुत अहम केसेस थे, तोशाखाना केस उसमें सज़ा मुअत्तल हुई, साइफ़र केस वो भी उसमें भी बरी हुए, इद्दत केस उसमें भी बरी हुए, लेकिन 9 मई के हवाले से भी उन पर कोई 15 मुकदमात हैं। लाहौर में फिर 6 में भी इसमें भी बरियत हुई है, कुछ ज़ेर समात हैं। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फैसल अब्बास से। शुक्रिया फैसल। ये जो जा रहा है मुझे तो नहीं इल्म के, खैर इसमें मैं गुफ्तगू करना भी नहीं चाहता कि खां साहब ने साल भर तो गुजार दिया, लोग कह रहे थे कि शायद चंद माह 4 हफ्ते क्या दिन भी नहीं गुजार सकेंगे। तो ये जो मुकदमात हैं इनकी क्या तफसील है? शोएब शाहीन कह रहे थे कि 15 और मुकदमात हैं, 218 मुकदमात हैं। ये कितने मुकदमात हैं, आपका क्या तफसील है फैसल? बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बिल्कुल 1 साल की जो कहानी है इमरान खान की वो बड़ी दिलचस्प है। और 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में जब सज़ा हुई तो तब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और 5 अगस्त से लेकर आज 6 अगस्त यानी कि गुज़िश्ता रोज़ 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और इस 1 साल के अंदर मैंने चूँकि अडयाला जेल के अंदर जाकर जेल का जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर बैठकर इमरान खान के हवाले से उनके जो केसेस हैं उनको भी रिपोर्ट किया, मातहत अदलिया के अंदर रिपोर्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो वहाँ पर रिपोर्ट किया। तो मेरी तफसील के मुताबिक तकरीबन 200 से अबव यानी कि 203 केसेस थे जो कि 1 साल के अंदर इमरान खान के ऊपर बनाए गए। इसमें करप्शन के केसेस इमरान खान के ऊपर जो बनाए गए हैं वहाँ पर करप्शन प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी है। हुकूमत को बड़ी शिकस्त का सामना हुआ है बरेलवी साहब। अब मैं आपको ये साबित करूँगा कि हुकूमत को किस तरह से शिकस्त हुई है इमरान खान के केसेस में। देखें, सबसे पहले तो 4 केसेस थे जिनमें सज़ाएँ हुई। साइफ़र का केस, उसके बाद तोशाखाना फौजदारी का केस हो, उसके बाद तीसरे नंबर पर तोशाखाना 2 जो बनाया गया घड़ियों के हवाले से और उसका बड़ा शोशा भी हुआ कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। उसी के साथ ही इमरान खान और उनकी बेगम के ऊपर जो इद्दत निकाह केस बनाया गया, ये वो 4 केसेस थे जिनमें सज़ाएँ हुई। और 8 फरवरी से पहले यानी कि इंतखाबात से पहले इमरान खान को तकरीबन 31 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई गई। अब उसमें ये चारों केसेस में इमरान खान की सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। साइफ़र केस में इमरान खान बरी हो चुके हैं, इद्दत केस में जो है वो इमरान खान बरी हो चुके हैं। उसी के साथ ही तोशाखाना के जो 2 केसेस हैं उसमें सिर्फ इमरान खान की सज़ाएं मुअत्तल हुई हैं। अब इसमें ऐसा, लेकिन 9 मई के हवाले से जो केसेस कायम हुए हैं, गालिबन 15 मुकदमात लाहौर में कायम हुए हैं, कुछ में बरी हो गए, फिर ज़ेर समात भी हैं। तो 9 मई में तो वो जहाँ वाक़या होगा, वो जहाँ मुजस्समा गिराया गया है वहाँ भी केस हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, GHQ केस भी हो सकता है।
तो ये तो बड़ा ओपन उनके पास जैसे कहते हैं FIR है। अच्छा, 9 मई के जो केसेस हैं उनमें बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से जुडिशल कम्प्लेक्स में जब इमरान खान को पेश किया गया, उसके हवाले से तकरीबन ये कोई 25 केसेस थे जो कि बनाए गए। उनमें 6 केसेस में इमरान खान 9 मई के केसेस में बरी हो चुके हैं और तकरीबन 15 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की जो है वो इन केसेस में ज़मानत हो चुकी है और तकरीबन 9 के करीब इस्लामाबाद के वो केसेस हैं जिनकी ज़मानतें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, यानी कि उन पर कोई समाअत ही नहीं हुई। तो इसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 9 मई का केस बरेलवी साहब लगा था, तो तब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने प्रोसिक्यूशन से एक सवाल पूछा, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है उसने जाते हुए देखा कि जनाब एक इमरान खान साहब ने जो है वो किसी मुजस्मे को तोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि केस बनाया गया मुल्तान के अंदर और उसमें जो FIR दर्ज की गई वो दर्ज की गई कि हमजा कैंप रावलपिंडी के ऊपर हमला हुआ है। मतलब इतनी बुरी तरीके से और इतने भोंडे अंदाज से ये केसेस बनाए गए थे कि वो कहीं पर भी अगर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने लगते थे 9 मई के केसेस, तो जजेस उन केसेस की धज्जियां उड़ा देते थे। आज से तकरीबन चंद रोज़ पहले जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 12 केसेस की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो वहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन अपने केसेस साबित नहीं कर सकी है। तफसीलात इन केसेस की कुछ यूँ हैं कि एक और बात भी है जी कि आपको भी इल्म है कि हम देख रहे थे कि जो PTI कुछ खवातीन थी वो एक केस उनका लगता था गुजरावाला में, तो वो बरी हो जाती थी। तो उस वक्त सरगोदा पुलिस उन्हें पकड़ने आ जाती थी, सरगोदा की पुलिस ले आती थी, वो लाहौर आ जाती थी। अभी लाहौर पुलिस का उसका केस में रिहा कर रही होती थी कि बलूचिस्तान की पुलिस आ जाती थी। तो खान साहब को जो है वो भी मुख्तलिफ शहरों में जो केसेस हैं दर्ज हुए, लेकिन उनकी मुस्तकिल रहाइश, अब मुस्तकिल रहाइश तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा एक कैदी की हैसियत से, वो अडियाला जेल है। तो सारे मुकदमात जो हैं वो अडियाला जेल ही में चल रहे हैं। बड़ी मुनफरिद बात है। या आप समझते हैं कि आइंदा चलकर गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में उनको 9 मई के केसेस में दरकार हैं और शायद उनके रिमांड भी लिया गया था, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी केसेस में वो अडियाला जेल से बाहर निकल कर भी उनका केस चले? आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया बरेलवी साहब कि अगर किसी और शहर के अंदर भी 9 मई का मुकदमा दर्ज होता है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल जो है वो सिर्फ अडियाला जेल के अंदर ही क्यों होता है। इस हवाले से जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वो तकरीबन 4 से 5 मरतबा इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुकी है कि भाई इन 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करें। इसी तरह से लाहौर के जो केसेस थे उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को यहाँ पर पेश करें, तो अभी तक कहीं भी पेश नहीं किया गया। मेरे ख्याल में जो रियासत अब कोई चूँकि हवाएं जो हैं वो इमरान खान के हक़ में नहीं चल रही, तो ज़ाहिर है वो किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि अडियाला जेल के उससे बाहर करें। लेकिन कानून, आइन और कानून ये कहता है अगर अदालतें अपना ऑर्डर मनवाना चाहें तो वो मनवा सकती हैं, और वो इमरान खान के जो प्रोडक्शन ऑर्डर थे अडियाला जेल से निकाल कर उन्हें कहीं भी पेश किया जा सकता था। चूंकि रियासत नहीं चाहती तो इस हवाले से वो अभी तक जेल में ही हैं। अब 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें ज़ाहिर है अगर ट्रायल होना है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मुलजिम है वो जनाब रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर बैठा हो और उसका ट्रायल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा हो। सवाल भी है कि बहरहाल 1 साल से तो जेल में है, यानी इसके मतलब ये कि 1 साल से तो उन्होंने कोई वारदात नहीं की होगी अमली तौर पर, ना मोबाइल के ज़रिए हुक्म दिया होगा, ना इंटरनेट के ज़रिए किया होगा, ना ख़त लिखा होगा, ना अपनी किसी वकील के ज़रिए कहा होगा कि जी तुम कोई गड़बड़ करो। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान की जो टीम है, लीगल टीम है, वो ऐसा क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती कि जितने भी मुकदमात हैं, गालिबन 205 हैं, 215 हैं, इन तमाम मुकदमात को यकजा किया जाए और ये कलेक्टिवली डिसीजन हो जाए ना इस मामले में कि इसमें इन्हें जमानत मिल सकती है या सज़ाएँ इनकी बरकरार रहेंगी या बरियत होगी। यही होता है ना, वरना मेरे ख्याल में जहाँ उनकी बरियत हो रही है साथ में नए मुकदमे भी आ रहे हैं, ये सिलसिला तो फिर बरसों चलता रहेगा ना फैसल।
बिल्कुल देखिए, वैसे बरेलवी साहब इसमें बात यह है कि चंद मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं। अब कुछ करप्शन के केसेस हैं, कुछ 9 मई से मुतल्लिका केसेस हैं, अब कुछ इमरान खान की मुबैना बेटी के हवाले से भी ये केस निकाल कर लेकर आए। अब यकजा करने के हवाले से ज़रूर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को ये चाहिए था कि वो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करते, जो कि नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी माहौल चूँकि तहरीक इंसाफ के लिए साजगार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब बैठे हैं, तो कोई ऐसी कलेक्टिवली वहाँ पर दरख्वास्त नहीं दी गई। और तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, मुतअद्दिद बार हम ये कह चुके हैं कि वो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी अदालतों के अंदर जो है उनको नाकामी का सामना हुआ है। ठीक है, 8 फरवरी से पहले ये माहौल था कि चूँकि रियासत सज़ा सुनाना चाहती है इमरान खान साहब को, लेकिन बाद में तो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के ऊपर सारा कुछ था कि वो किस तरह से इन केसेस से बरी करवाती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब के वकील पेश ही नहीं होते थे। मैं आपको परसों की एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर जो इमरान खान के हवाले से एक नया तोशाखाना केस बनाया गया है, वहाँ पर उनके वकील सलमान सफदर पेश ही नहीं हुए। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब पेश हुए, उनको पता ही नहीं था केस का, जहाँ पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ी उनकी सरजनिश की कि आप जाएँ और अपने जो वकील है उससे कहें कि आप पढ़ कर आया करें अदालत के अंदर, रोज़ाना आ जाते हैं। आपने जो एक बात की कि जेल के अंदर बैठ कर इमरान खान ने कौन सा केस, कौन सी वारदात कर दी है। एक वारदात इमरान खान ने ज़रूर की है, ये मैं नहीं समझता बल्कि रियासत समझती है, ये कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में जो मुजीबुर रहमान के हवाले से जो एक वीडियो थी 1971 के हवाले से वो पोस्ट की, जिस पर FIA जो है वो अभी भी तहकीकात कर रही है। और FIA ये समझती है कि तहकीकात के थ्रू इमरान खान को वो इस केस में भी सज़ा देना चाहती है कि इमरान खान ने अडयाला जेल से बैठ कर जो है वो ये बड़ी साजिश की है पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो एक केस ये भी लूप के अंदर है कि आया अगर कोई और केस में सज़ा ना सुनाई जाए और अगर कोई और केस में इमरान खान की जमानत हो जाती है, तो फिर ये FIA जो जिस केस की तफ्तीश कर रही है, मैं अगर आपसे ये कंक्लूडिंग सवाल करूं कि मैंने भुट्टो साहब को भी देखा है, भुट्टो साहब पे भी 2, 4, 5, 8 केस थे, शरीफों भी केस थे, 2, 4, 5, 6, 8 थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी केस थे। यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवायत रही है, इमरान खान साहब ने भी बड़े केसेस बनाए। तो लेकिन इस बात की तो नज़ीर नहीं मिलती, आप भी अब माशाल्लाह आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, कि किसी भी सियासी मैं कहूँगा लीडर पर 200 से ज़्यादा मुकदमात हों। बिल्कुल, ये देखें ना कि जब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल में जब नवाज शरीफ साहब थे तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 केसेस बनाए गए थे। अब 203 अगर आप एक सियासी लीडर पर केस बना देते हैं तो ज़ाहिर है अवाम के अंदर उसके जो सेंटीमेंट्स जाते हैं, या फिर जो अदलिया है, जजेज़ है, वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो भाई 203 केस आपने एक शख्स के ख़िलाफ़ बना दिए हैं, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर हुकूमत को और रियासत को शिकस्त का सामना तो होगा। देखें बरेलवी साहब, मैंने जो है वो 9 मई के केसेस, करप्शन के केसेस और इमरान खान की फैमिली से रिलेटेड जो केसेस है वो कवर किए। एक केस में भी कहीं पर भी प्रोसिक्यूशन जो है वो ये साबित नहीं कर सकी। ये तो एक आखिर में फैसल ये बता दें, खैर ये तो अदालत का काम है, वकीलों का, बुशरा बीबी पे भी केसों की तादाद कोई दर्जन भर तो हो गई, मैं ख्याल ज़्यादा है इससे। अच्छा देखिए, बुशरा बीबी को सबसे पहले तो तोशाखाना केस में जो है वो कन्विक्ट किया गया था, इद्दत केस में कन्विक्ट किया गया था, और बेसिकली जो इसमें 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बुशरा बीबी को कन्विक्ट किया गया था। 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी ज़मानत हो चुकी है और इद्दत केस में वो बरी हो चुकी हैं। लेकिन जो नया तोशाखाना केस है उसमें बुशरा बीबी जो है वो अभी कन्विक्टेड हैं, इसलिए उन्हें जेल के अंदर रखा हुआ है। यानी कि एक केस बुशरा बीबी के ऊपर हमारे अदालत को लीगल को कवर करते हैं, और उनका कहना था कि कमोवेश 203 मुकदमे जो हैं इन पर हैं, और रिलीफ भी मिलता है, गिरफ्तारियां भी जारी हैं। और बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक से कई बार तलब किया, लेकिन उनका मुस्तकिल क़याम 1 साल से बहरहाल अडयाला जेली में है। ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि ढाका में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, और ढाका की बाज़गश्त इस्लामाबाद में बड़े ज़ोरों में सुनाई दे रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो बांग्लादेश की सूरत हाल अभी तक बड़ी गंभीर संगीन है। कल भी जो है कोई 60 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई,
और एक हद तक जो मुतालबा था तलबा का ये तो मान लिया गया कि कोई फ़ौज का हामी जो है वो अबूरी हुकूमत का सरबराह नहीं होगा। तो नोबेल प्राइज़ याफ्ता मशहूर बैंकर प्रोफेसर यूनिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो हेड दी स्टेट्स होंगे। एक स्टूडेंट लीडरशिप भी बाहर आ गई है जिसने हसीना वाजिद जैसी पावरफुल खातून को मुल्क से फ़रार होने पर मजबूर किया। हमारे साथ ढाका से बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रियाज अहमद साहब हैं फ्रॉम डेली ढाका। थैंक यू मिस्टर रियाज। नाउ व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन? एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम we heard that now the student leadership come out on the screen. Otherwise, these people were unknown, not a popular leader for us, I think so. So the real leadership, who is leading? Either they belonging from any organization, any organization means leftist, progressive, Jamaati. Please, Riaz. Yeah, probably I got your question. And first of all, thank you for having me in your show. As you just mentioned, actually, that who were the student leaders or who were the student activists who waged this movement. And very rightly, you pointed out that they are not any organized force. I mean, in the traditional sense of their belongingness to any particular political party or student organization, nothing, because they belong to either they are apolitical or they belong to different student organizations and things like that. But all of them actually, it was in sometime in late June and early July, they got united for a cause. And that common cause was to demanding for reform in the quota system in government job. You know, like India, Pakistan, any country in the subcontinent, right at the moment, there are huge issue of unemployment, particularly among the educated young people who are not getting enough jobs and things like that. So for them to join, though it's not sufficient to absorb all the youth, but among them, those who are meritorious and those who qualify. But Riyadh, they are so. But Mr. Riyadh, they are so strong, popular, backing. How it is possible without any? Sorry to say, I don't want to use of foreign support or any party. They become such a big force to remove the powerful Hasina. Okay. I can respond to you to that. It is actually started with the quota movement, but with passing of times, actually, many general members of the people, different activists of different political parties, and also guardians, their teachers, they also joined force when they found that they were illegally being totally unwarranted. They were being actually in the receiving end of bullets and things like that. I mean, there were lots of casualties. I want one more question. Which is general in Pakistan are discussing that any significant role, particularly for Jamaat Islami. I can tell you that without naming any name, that people belonging to all political parties. I mean, it is beyond politics. All political parties join force with their. I mean, they are like when they saw that it's a fight for a genuine cause, and there should not be any reason to fight it out on the street. They should be called in for holding a meeting, discussion, dialogue. But either we can say they are nationalist, progressive, liberal democrat,
left of the right, left of the front, any you can say some brand. No. I will not. I'm not in a position to tell you that, because that will be not a right notion. Because people of all shades, I mean, from center to left to right to middle, everybody joined this force, because there is a not only about this cause of the students, but also there were pent up angers for long. They have been feeling that they could not cast their votes in the elections properly. There was rigging in the general elections, and there were And Mr. Riyaz, I think of the demand of the student leader, now the Professor Yunus, the Nobel Prize winner, accepted the caretaker, maybe the Prime Minister or caretaker head of the state. But what is the role of the army? Either their role is like Pakistan army, and they're so strong, a strong establishment in the form of army. It is. I think it is not similar in the case of Pakistan and Bangladesh at the moment. The role of the army is rather a facilitating and transitional role. I mean, there is a vacuum right at the moment. After the immediate past government's prime minister resigned and left the country, so for the past 24 hours or so, we don't have a government right at the moment. We are running with a president is there, army chief is giving some leadership, but ultimately the intention is very, very clear, which is through the consultation with the movement leaders, the youth, the students, and some of their guardians and some of the civil society members. Right at the moment, I think, Mr. Riyaz, there is no martial law. So how long they will control the situation? How they control the situation, and either they are under the leadership of Professor Yunus, we will accept in near future the new elections. Yeah. I'm telling you that there is no martial law, no emergency. Right at the moment, a discussion going on at the residence come office of the president, who is the head of the state. And after this meeting, we are expecting an interim government to be announced either tonight or tomorrow morning sometime. So, and most likely, as you said, Professor Yunus will be leading that. And there will be 10, 12, or 15 members in that interim government, and they will be distributed different portfolios, and they will be given a mandate of 3 months or 6 months, whatever they decide in the meeting. And their terms of condition will be do the day-to-day job of a government, and meanwhile arrange for a fresh election, which will be participatory. Everyone will get a level playing field, and election commission will play a neutral role. The states, all the institutions. And I think it is a very interesting development. They release the important step from the army, release Khalda Zia. Khalda Zia is still a popular political leader, and in future, if election will be held, the Khalda Zia party will play an important role, will get the simple majority or two-third majority? That will be a prediction, but this much I can say that definitely they have long been actually not in a proper position, not getting a conducive environment for fighting a real election for too long a time. Now, with many of their actually activists, not only Begum Khaleda Zia, but many of their activists who have been in jail are getting released. And today only, 2,000 people got released from Bangladeshi jails. That include BNP, Jamaat leaders and workers, and also
the current student movement workers who were also arrested in recent times. So they got Sorry, I released, have and short they of were- time, but last question and last and very specific. Now the Dhaka and other area is calm, quiet. Yeah, is still the disturbance, the clashes is going on. Okay. Okay, there were a lot of disturbances yesterday, you're right, but today things are gradually coming under control and law and order situation is much better today. थैंक यू मिस्टर रियाद, थैंक यू सो मच टू गिव द टाइम। आपको इल्म है उसके बड़े सीनियर सीजन रहनुमा बता रहे थे कि एक हद तक सिचुएशन कंट्रोल में है। उन तलबा के बारे में बता रहे थे कि वो कोई किसी ब्रांड यानी किसी लेफ़्ट राइट सेंटर्स नहीं है। खालिदा ज़िया के रोल के भी बता रहे थे और उनका ये भी कहना था कि कोई मार्शल लॉ नहीं है। प्रोफेसर इक़्तिदार संभाल चुके हैं जिन्हें नोबेल इनाम याफ्ता, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में जमहूरियत का मुस्तकबिल एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सॉरी टू से हम तो ये हालात फेस कर चुके हैं, लेकिन बांग्ला बंधु मुजीबुर रहमान जैसे पॉपुलर लीडर को जिस तरह कत्ल किया गया और फिर उनकी बेटी को जिस तरह फ़रार होना पड़ा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाली किसी रियासती जबर और फ़ौजी तसल्लुत को तस्लीम नहीं करेंगे। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।